प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे और ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे व्यधिकरण तत्पुरुष की। तो व्यधिकरण तत्पुरुष समान विभक्तियों में नहीं रहता, उसका पहला पद किसी दूसरे विभक्ति में, दूसरा पद किसी दूसरे विभक्ति में, और वो जो पहला पद जिस विभक्ति में होगा वो उसी तरह का तत्पुरुष होगा। यदि द्वितीया में रहेगा तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया में पहला पद रहे तृतीय विभक्ति का रहेगा तो तृतीय तत्पुरुष, यदि चतुर्थी में रहेगा तो चतुर्थी तत्पुरुष। यदि इस तरह से ये चतुर्थी विभक्ति या तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति यदि आपको जानना पड़ेगा तो उसके लिए आपको समासिक विग्रह करना पड़ेगा। लेकिन समासिक विग्रह भी थोड़ा सा जरूरी है, जानना चाहिए उसको। यदि नहीं जानते हैं तो विशेष विशेष शब्द हैं, प्रत्येक जिसमें विभक्ति के साथ जो तत्पुरुष द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष है, ये सप्तमी तत्पुरुष तक एक विशेष विशेष शब्द हैं। उन शब्दों को यदि आप याद कर लेते हैं तो दिक्कत खत्म हो गई। जैसे द्वितीय में आपने पढ़ा श्रितातीत, पतित, गत, आत्यस्त, प्राप्त और आपन्न। ये सारे शब्द जब कहीं पर किसी शब्द के साथ मिलेंगे तो वहां पर द्वितीय हो जाएगी। लेकिन जब समासिक विग्रह करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर पहला पद द्वितीय में दिखाई देगा आपको और दूसरा पद तो आपको जो ये श्रित, आतीत और पतित, गत, आत्यस्त, प्राप्त, आपन्न ये मिल जाएंगे। तो इनसे आप पहचान लेंगे कि ये द्वितीय तत्पुरुष है। और इसी तरह तृतीया में पूर्व, सदिश, सम, ऊन, कला, मिश्र, सलक्षणी, आपने इसके विषय में कल पढ़ा है ना। तो पूर्व शब्द लगा हो, मिश्र शब्द लगा हो, सलक्षण लगा हो, चिकना है ना, ऊन मतलब कम। तो इस तरह के शब्द जहां पर लगे रहेंगे वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर भी तृतीय विभक्ति। वहां पर एक सूत्र और आपने पढ़ा, मास्या और कुछ ऐसा था है ना। क्या पढ़ा था आपने, एक सूत्र था अवरस्योप संख्यानम, अवरस्योप संख्यानम। तो ये जो क्या करता था, ये अवर का मतलब भी होता है छोटा। जैसे कोई एक दो भाई हो, दो भाइयों में कहिए एक महीने उससे छोटा है, या मान लीजिए पारिवारिक में दो भाई हों, जरूरी नहीं कि एक घर एक ही माँ के बच्चे हों। पारिवारिक में कहते हैं ना कि ये एक से एक महीने छोटा है, ये इससे 12 महीने छोटा है, 11 महीने छोटा। इस तरह से जो मासिक में छूट तो वो उसको कहते हैं अवर। अवर का मतलब छोटा। तो ये शब्द अवर जहां पर लगा रहेगा वहां पर भी तृतीय विभक्ति रहेगी है ना। और वो पूर्व सदृश तो जहां लगे रहेंगे वहां पर तृतीय होगी ही। ठीक ना, इतनी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक ना, लगभग किसी को कुछ डाउट हो तो आप बताइएगा, वैसे डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी क्लास चल रही है बहुत ठीक ठाक चल रही है, किसी को डाउट का मौका ही नहीं मिलता, किसी के मन में डाउट रह जाए है ना। गुड इवनिंग सर, श्वेता यादव जी गुड इवनिंग सर। ऑनलाइन बैच के लिए भी कोई टेस्ट रखी? अच्छा, ऑनलाइन बैच के लिए दीपिका यादव जी, जी ऑनलाइन बैच के लिए कैसे टेस्ट की सुविधा दे पाएंगे बताइए। हम देखिए इतना सारा काम है आप सबके लिए, इतने टेस्ट सीरीज की व्यवस्था करना है ना। तो इसलिए आप यहाँ पर आएंगे तो सारी सुविधाएं, जो पेपर है सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। वैसे भी कोई टेंशन नहीं लेने का। अब आप वहाँ ऑनलाइन मांगेंगे तो फिर ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी। पेपर आपको मिल जाएगा, आप उतने ही समय में उसको कवर कर लीजिए, ये हो सकता है। आपको ये करना पड़ेगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। चतुर्थी तत्पुरुष समास। हमने आपसे बताया था कि जैसे द्वितीय तत्पुरुष को क्या हमने कहा था, कर्म तत्पुरुष, तृतीय को करण तत्पुरुष कहते हैं और चतुर्थी तत्पुरुष को संप्रदान तत्पुरुष भी कहते हैं। ठीक ना, ये चीजें आप जाने रहिए। विभक्ति जैसे कारक विभक्तियां होती हैं उसी तरह वही सब चीज यहां पर भी मिलेगा। कारक विभक्ति में जो चीज आप पढ़े वही शब्द कहीं ना कहीं यहां पर भी मिलेगा है ना। तो इसलिए इसको संप्रदान तत्पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, इस तरह से नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा नोट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वैसे सब कुछ जानने लायक आपने जान लिया है, कुछ जानने लायक बचा नहीं है ना। देख लीजिए, जब तत्पुरुष समास का पहला पद चतुर्थी विभक्ति में हो तो वहां
चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ रहा है। इस बार ही बीएड में एडमिशन हुआ है मेरा भी, पायल प्रजापति जी। कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में वहाँ चतुर्थ अन्य पदों के अर्थ में बोली हित सुख रक्षित पदों के साथ समास होता है, उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। जी दीपिका यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये आपने पाया कहाँ से, ये हित सुख बलि रक्षित ये शब्द कहाँ से मिले? उसके लिए एक सूत्र है ना, तो अभी उसके सूत्र के बारे में हम बात करेंगे। आधा अधूरा ज्ञान जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको डुबा देता है, तो पूरा ज्ञान लेकर जाइए। मैं आया हूँ आपको पूरा ज्ञान देने के लिए। अधूरा ज्ञान रहेगा तो फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा, है ना। जैसे आप मान लीजिए नाव से जाते हो, तैरना आपको ना आता हो तो फिर आप कितना भी आप विद्वान हो, लेकिन जिस विषय में ज़्यादा ज़रूरी है वो जानना ज़रूरी है कि तैरना वहाँ पर ज़रूरी है। ज्ञान कितना भी हो, वो ज्ञान वहाँ पर काम नहीं करेगा। वहाँ आपको तैरना आना चाहिए, तभी आप बच पाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें पूरा अच्छी तरह से जानिए, ठीक ना। रागिनी पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। ओके आलोक भैया जी, ठीक ना। तो जब तत्पुरुष समास का पहला पद चतुर्थी विभक्ति में हो तो वहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, ठीक ना। इतनी बात आपने जान लिया। आगे चलते हैं, इसमें सूत्र जो है उसको जानेंगे, तब जाके ये सारी बातें आप जान पाएंगे मैडम जी। हम आपको बता दे रहे हैं, सूत्र है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः, ठीक ना। ये सूत्र आप याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। सबसे पहले जरूरी है नोट कर लीजिए, ठीक ना। चतुर्थी कहता है किस किस में होता है, तदर्थ के अर्थ में होगा, बलि के अर्थ में, हित के अर्थ में, और सुख के अर्थ में, और रक्षित के अर्थ में। इन जगहों पर क्या हो जाएगा, चतुर्थी हो जाएगा। ये शब्द कहीं पर मिलेंगे वहां चतुर्थी हो जाएगा। जैसे अभी तक तृतीया में आपने देखा पूर्व सदृश सम ऊन कला मिश्र सलक्षणी, तो ये सारे शब्द आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। इस तरह से तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितैः, है ना। तो इतने ये 4-5 वर्ड हैं, इनको आप याद रखेंगे तो सही हो जाएगा। फिर ये कहीं पे मिलेंगे, आपको कहीं पे मुलाकात होगी इनसे तो आप जान जाएंगे भैया ये चतुर्थी वाले हैं, है ना। जैसे आपके कोई रिश्तेदार कहीं पे मिलते हैं तो आप जान जाते हैं भैया ये फलाने आदमी वहां वाले हैं, है ना। तो उसी तरह ये भी आपको मिलेंगे तो आप जान जाएंगे भैया ये फलाने आदमी वहां के हैं, चतुर्थी विभक्ति से, ठीक ना। समझ में आया ना। आलोक वर्मा बहुत लेट, प्रीति सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों की उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन प्रजापति जी, चतुर्थी तो आप जाने गए, इसको क्या कहें, तदर्थ अर्थ बलि हित सुख और रक्षित, ठीक ना। इतना जान लीजिए। तदर्थ का मतलब होता है हेतु। तदर्थ का मतलब क्या होता है, हेतु। और अर्थ का मतलब होता है कि किसी उसी तरह का अर्थ वाला कोई पद और हो तो उसमें भी चतुर्थी हो जाएगी, है ना। और बलि का मतलब तो आप जानते हैं कि जहां पर बलि दी जाए, है ना। गांव में आप तो रहते होंगे, बहुत देखते होंगे, ओझा ओझा गांव के जो होते हैं ना फालतू वाले, वो लोग बकरों की बलि देते हैं, कभी किसकी बलि देते हैं। तो इस तरह के वो बलि देना बलि हो गया, है ना। किसी को पाने के लिए जब आदमी कहता है कि बलि एक चढ़ेगी, है ना, तो वो बलि हो गई। और हित का मतलब किसी के हित में यदि कुछ अच्छा सोचना हो तो उसे हित के लिए ये अर्थ निकलेगा। और सुख तो आप जानते हैं, और रक्षित भी आप जानते हैं, रक्षा करने के हेतु में, है ना। तो इस तरह के जहां पर शब्द आएंगे वहां पर क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, ठीक ना। इतना बहुत कठिन नहीं था, आराम से बस इसको जान लीजिए तो समझ में आ जाएगा। मतलब ये शब्द आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चतुर्थ्यंत शब्द
मतलब चतुर्थी, जिस ऐसा कोई शब्द हो जिसके अंत में चतुर्थी मतलब दिखाई दे, है ना। तो चतुर्थ्यंत शब्द कौन हो? तदर्थ हो, बलि हो, हित हो, सुख हो और रक्षित हो। रक्षित के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, बहुत जल्दबाजी में ना पढ़िएगा, आराम से पढ़िए। देखिए हमने कहा ना, बहुत हवा गया किसी किताब में, बिल्कुल किताबी कीड़ा मत बनिए। आराम से व्यवहारिकल में समझते चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। किताब से ही यदि पढ़ना होता तो फिर यहाँ क्लास लाइव लेने की कोई ज़रूरत ना पड़ती। इसलिए हमारा विशेष निवेदन है कि जो चीज़ें किताब का सहारा लीजिए, वहाँ जहाँ पर नहीं समझ में आता है वो चीज़ हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ना, ये चीज़ हमारा कहने का मतलब है। तो कोई ऐसा चतुर्थ्यंत शब्द हो, चतुर्थ्यंत का मतलब वो शब्द में चतुर्थी लगी हो, और शब्द कैसे हो? जैसे तदर्थ का अर्थ दे रहे हो, बलि का दे रहे हो, हित का दे रहे हो और सुख का दे रहे हो, रक्षित का अर्थ दे रहे हो। इस तरह के शब्द होंगे तो वहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। ठीक ना, इतनी बात कहना चाह रहा है ये सूत्र। तो इसमें उदाहरण देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे धनाय इदम, धनाय इदम, धनाय इदम। धनाय कहां का रूप है? बालक शब्द का रूप सबको याद है। देख लीजिए बहुत जगहों पर बालक का राम का रूप यदि आप याद कर लिए तो बहुत जगह मैच कर जाता है। देख लीजिए बालकेन तृतीया का बालकाय कहां का है? चतुर्थी का है। तो इसी तरह आप गेस मार देंगे, चतुर्थी एक वचन है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा जाने रहेंगे, अपने से भिड़ाना शुरू कर दीजिए। जब एक दो रूप, यदि आप दो चार रूप याद कर लेंगे ना, तो फिर आपके सामने कोई पद रख जाएगा ना तो आप तुरंत जान जाएंगे। मतलब देर नहीं लगेगी आप तुरंत पहचानने में, आप तुरंत पहचानेंगे कि ये वहां का है। ठीक ना जी सर, आप समझाते हैं तो समझ में आ जाती। रागने पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी आप बहुत ठीक ठाक समझ रही हैं और हमें भी लगता भी है आपका इस बार कल्याण हो जाएगा। हम सभी के लिए विशेष शुभकामनाएं, सभी का कल्याण हो जाए। लेकिन जो लोग मन से पढ़ेंगे उनका कल्याण होना ही है। ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा? समासिक पद बनेगा, धनार्थम हो जाएगा। धनार्थम, ठीक ना। धन के लिए या धन के हेतु में, ठीक ना। यदि कोई शहर जाता है, गांव से कमाने जा रहा हो, तो किस लिए जाएगा? धन के लिए जाएगा या धन के हेतु में जाएगा, है ना। दोनों अर्थ निकलेंगे। तो इस तरह से या तो धन का हेतु होगा तब वो जाएगा शहर कमाने के लिए, या तो फिर धन की जरूरत है। मतलब अर्थ एक ही है, दोनों का भाव एक ही है, लेकिन आप इसको हेतु में भी समझ सकते हैं और लिए में भी समझ सकते हैं। ठीक ना, तो इस तरह से इसका बहुत ज्यादा परेशान होने की नहीं, वही तदर्थ का अर्थ दे रहा है यहां पर। ठीक ना, तो इसी तरह देख लीजिए रक्षाय इदम हो गया, जैसे रक्षाय इदम, तो इसका क्या हो जाएगा? रक्षार्थम हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर भी चतुर्थी दिखाई दे रही होगी। रक्षाय चतुर्थी का एक वचन है ना, 4 की पावर 1 मार दीजिए। जहां पर इस तरह के शब्द मिला करें वहां पर ये क्ल्यू आप लिखे रहिए। 4 की पावर 1 चतुर्थी एक वचन, 3 की पावर 1 जहां पर तृतीया एक वचन हो, यदि तृतीया 2 वचन हो तो 3 की पावर 2 कर दीजिए, तृतीया का बहुवचन हो तो 3 की पावर 3 कर दीजिए। इस तरह से मतलब शॉर्टकट तरीका अपनाइए और अपने से जाने रहिए। यदि किसी के सामने इस तरह लिख लेंगे तो आदमी चक्कर में आ जाएगा, अरे चक्कर खाकर गिर जाएगा, कहेगा भैया ये संस्कृत पढ़ रहा है कि मैथ पढ़ रहा है। तो आप जो है अपने समझने के लिए विशेष विशेष क्ल्यू बनाइए, समझ लीजिए जिस तरह से, उस तरह से आसान भाषा में। ठीक ना, तो क्या हो? रक्षा इदम रक्षार्थम, है ना। तो रक्षा के लिए मान लीजिए भगवान का अवतरण हो तो आपकी रक्षा के लिए होगा या रक्षा के हेतु में होगा, है ना। तो इस तरह से दोनों अर्थ आप इसमें समझ लीजिएगा। ठीक है, और देख लीजिए जैसे यूपाय दारू, यूपाय दारू, ठीक ना। दारू मीन्स होता है लकड़ी, पीने वाला दारू नहीं। जो गांव में बहुत लोग दारू पीने वाला समझ लें, वो पीने वाला दारू नहीं है। डीपी चेंज करो अपनी,
अच्छा भैया, डीपी ऊपी चेंज करवा लीजिए, खूब सब अच्छा काम कर रहे हैं आप सब लोग, बहुत अच्छा, किसी तरह मन लगे बस लगाए रहिए। यूपाय दारू, यूपाय में चतुर्थी का एक वचन, और दारू ये क्या है, लकड़ी। यूप कहते हैं उसको खंबे को, खंबे को यूप कहते हैं। जैसे किसी विशेष काम के लिए जो खंभा बनाया जाता है, जैसे बलि के लिए जैसे किसी जानवर को बलि चढ़ानी हो और उसमें किसी खंभे में बांध कर जो है उसमें बलि दी जाती हो, तो उसके लिए यूप होगा, तो उस खंभे के लिए लकड़ी है ना। या फिर यज्ञ के जहां यज्ञ होता है वहां पर चारों तरफ खंभे गाड़ दिए जाते हैं लकड़ी के, तो उस खंभे के लिए लकड़ी किसी तरह, मतलब ये पूजा पाठ से संबंधित है ये यूप है ना, तो ये जो खंभा वहां पर यूज होते हैं उनके लिए लकड़ी का ये भाव दे रहा है। ठीक ना, इतनी बात समझ में आई जी। यूपाय दारू, तो इसका जो सामासिक पद बनेगा यूप दारू बनेगा, यूप दारू। ठीक ना, तो ये यदि आपसे पूछेगा यूप दारू में कौन सा समास है, तो आप बताइएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका जब सामासिक विग्रह करेंगे तो यूपाय निकलेगा ही, है ना। यूपाय निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इस तरह से आप जाने रहिएगा चतुर्थी होती है इस तरह से, है ना। चतुर्थी पद आपको निकालना ही पड़ेगा। तब थोड़ा कई बार इसको उदाहरण को देख लेंगे ना, यूपाय दारे, कुंभाय मृत्तिका, इस तरह से तमाम सारे उदाहरण यदि आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि चतुर्थी कहां पर हो रही है ना। जैसे धनाय आपने देखा, रक्षाय आपने देखा, तो जब आय आय जुड़ जाता है तो ये चतुर्थी का मिल जाएगा आपको, है ना। जैसे बालकाय हो जाता है, तो ये आप अपने से थोड़ा सा इतना ध्यान देंगे तो ये बहुत सरल हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रूप आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कुंभाय मृत्तिका, कुंभाय मृत्तिका, कुंभ माने होता है घड़ा, कुंभ माने क्या होता है, घड़ा, तो घड़े के लिए जो मिट्टी हो, अब देखिए के लिए अर्थ संप्रदान में क्या होता है, पहचान, यदि आप हिंदी में कारक पढ़े होंगे तो चतुर्थी में क्या होता है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण नेसे के साथ चतुर्थी संप्रदान के लिए, है ना, के लिए आता है। जैसे आपको हिंदी में मान लीजिए आपको उदाहरण मिलता है, क्या मिलता है, हथकड़ी, हथकड़ी जैसे मिलता है, तो हथकड़ी का क्या हो जाएगा शाब्दिक अर्थ, हाथ के लिए कड़ी, है ना। हाथ के लिए कड़ी आप निकालें, इसका अर्थ निकालेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे, हाथ के लिए कड़ी। तो इस तरह से यदि आप जाने रहेंगे तो ज्यादा मतलब उत्तम रहेगा, बिल्कुल अति उत्तम रहेगा कहने का मतलब, है ना। तो ये चीज, इसका अर्थ भी समझना चाहिए आपको और ये भी समझना पड़ेगा आपको। यहां पर चतुर्थी विभक्ति आपको दिखाई देगी और अर्थ तो उसी तरह आप निकालेंगे ही, तभी ये रहेगा सही से, है ना। तो और देख लीजिए, जैसे ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मणाय में देख लीजिए चतुर्थी है। जैसे बालकाय हमने बताया, बस बालकाय वाला सभी भिड़ता चला जाएगा आपका, है ना। रामाय बालकाय इसी तरह से चतुर्थी में बनता है, तो ब्राह्मणाय हितम क्या हो जाएगा, ब्राह्मण के हित में, है ना, ब्राह्मण के लिए हित। कल कौन कौन करवा चौथ फास्ट रहेगा, ये बढ़िया सवाल है। आपके लिए ये पूछते कि हमारे लिए कौन रहेगा, तब तो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता। हाँ, रहेंगे जिनको रहना है, आप पढ़ाई कीजिए भैया, नहीं फल फ्रूट्स पहुंचाना हो तो फिर कोई बात नहीं है, फिर पूछ लीजिए। जैसे गोभ्या हितम, गोभ्या हितम क्या हो जाएगा, गोहितम हो जाएगा। गाय के लिए हित, ठीक ना। इतनी बात जान गए। अभी रक्षित वाला भी एक दो उदाहरण देख लीजिए तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। जैसे गोभ्या रक्षितम, है ना, गोभ्या रक्षितम। गोभ्या कहां बनेगा बताइए, एक वचन में बनेगा कि बहुवचन में बनेगा, गोभ्या,
चतुर्थी का एक वचन, वो चतुर्थी का बहुवचन में बनेगा गोभ्या, है ना, गो रक्षितम। क्या हो जाएगा, गायों के लिए रक्षित, ठीक ना, गायों के लिए रक्षित। कोई मान लीजिए तबेला बन जाता है जहां पर गायों को विशेष, आजकल जैसे योगी सरकार ने गायों के लिए विशेष विशेष जगह पे बनवाए हैं ना बाड़े, तो उस तरह से गायों की रक्षा हेतु तो ये उसी के लिए ये शब्द आया गोरक्षितम, ठीक ना। गोरक्षितम में यदि आपसे पूछेगा कौन सा समास है तो आप चतुर्थी तत्पुरुष समास मारिएगा, ठीक ना। रक्षा के हेतु में कौन सा समास होता है, तो रक्षा के हेतु में जो है चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। आप कारक में पढ़ेंगे तो उसमें भी रक्षा के लिए आपको चतुर्थी मिलेगा, है ना। ठीक है, आगे चलें, इसमें इसका हो गया लगभग पूरा, है ना। तो अब अगले सूत्र को देखते हैं। ये अगला जो समास है पंचमी तत्पुरुष समास। कोई को किसी प्रकार का मतलब दिक्कत हो या परेशानी, डाउट हो, किसी तरह ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। सब लोग टेस्ट के लिए बिल्कुल उत्साहित रहिए और टेस्ट जरूर दीजिएगा, विशेष निवेदन है हमारा सभी से, ठीक ना। पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष समास। इसमें एक चीज अभी आपको मिलेगी जो अभी तृतीया में आप पढ़ के आए हैं, वो चीज इसमें मिलेगी, लेकिन उसको ध्यान देने की बात है। आप ध्यान देंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक ना। तो इसको भी अपादान तत्पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे, अपादान तत्पुरुष। ठीक ना, अपादान तत्पुरुष याद रखिएगा। अपादान तत्पुरुष आपसे पूछ लेगा कि अपादान तत्पुरुष कौन सा है, तो आप बताइएगा पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, जब तत्पुरुष समास का, जब तत्पुरुष समास का प्रथम पद, जब तत्पुरुष समास का प्रथम पद पंचमी विभक्ति में हो, तो वहां पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक ना, पंचमी तत्पुरुष समास में मतलब पहला पद किस विभक्ति में होगा, पंचमी विभक्ति में होगा, ठीक ना। सभी लोग देख लीजिए, हर विभक्ति में वही चीजें हैं, जिसमें पहले पद में द्वितीया रही, तृतीया रही, चतुर्थी रही, उसी तरह इसमें पंचमी में पहला पद पंचमी विभक्ति में रहेगा तो पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है भैया, मजा लीजिए, कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है ना। तो पंचमी तत्पुरुष में क्या रहता है, पहला पद पंचमी विभक्ति में रहेगा, ठीक ना। तो इसमें एक सूत्र है पंचमी भयेन। क्या है, पंचमी भयेन, ये सूत्र है। इसमें भयार्थक शब्दों में क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति हो जाती है। यदि भय शब्द आएगा तो आपको क्या मारना है, पंचमी मारना है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। भयार्थक शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष होता है। ठीक ना, भयार्थक शब्दों मतलब भय वाली, जहां पे कोई ऐसे शब्द हो जो भय का अर्थ पैदा कर रहे हैं, उन शब्दों के साथ कौन सा समास होगा, पंचमी तत्पुरुष समास होगा, ठीक ना। इतनी बात जान लीजिए। ये भय शब्द यदि आपको कहीं पे दिखाई दे या भय वाला कोई वैसा शब्द दिखाई देगा तो आपको पंचमी मार देना है। इतनी बात जाननी थी इसमें, ठीक ना। कोई डाउट,
अच्छा चलिए आपके कमेंट फालतू देख लेते हैं, देखना नहीं चाहिए क्योंकि देखने लायक आप लिखते ही नहीं हैं, क्या करें। अब इसमें एक सूत्र लिख लीजिए, भय भीति, भयभीत है, ठीक है ना, भयभीत भी भीति भी भीति भी भयभीत भीति भी भीरिति, ठीक ना। इतना ये वाच्यम कह रहा है कि इसमें भी कहना चाहिए, ये है वार्तिक, ये जाने रहिए। पाणिनि महोदय ने सूत्र जो गढ़ा उन्होंने वो पंचमी भयन गढ़ा। पंचमी भयन में उन्होंने कहा कि भयार्थक शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास कर दीजिए। तो जब कात्यायन महोदय आए तो उनको ये अमुक अमुक शब्द मिले तो उन्होंने कहा कि पाणिनि महोदय ने जो है तो बहुत सारे शब्दों को छोड़ दिया है। यदि पाणिनि महोदय इस सूत्र में ये सारे शब्दों को गणना कर लेते, गिना देते, तो फिर इस वार्तिक की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कात्यायन महोदय ने ये वार्तिक लिख दिया, भयभीत भीत भी भीरिति वाच्यम, मतलब कहना चाहिए। इन शब्दों के योग में भी क्या कहना चाहिए, पंचमी तत्पुरुष समास कहना चाहिए। वाच्यम का मतलब कहना चाहिए, तो ये शब्द यदि आ जाए तब भी पंचमी तत्पुरुष समास कहना चाहिए। ये वार्तिक ये बात कहता है, ठीक ना। किसी को कोई डाउट? ठीक है, लिखिए, इसमें थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। नोट करिए, पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास भय भीत भीति भीति है ना, और भी आदि के योग में होता है। पंचमी तत्पुरुष समास कहां होता है? भय में होता है। भीत शब्द आएगा तो होगा, भीति शब्द आएगा तो होगा, और भी शब्द आएगा तो भी होगा। भी का अर्थ भी भयभीत होने से है, डरने से है, ठीक ना। भय का अर्थ ये भी दे रहा है। ये जितने भी शब्द लिखे हैं, भय भीत भीति या भी, ये सारे डर का अर्थ पैदा करते हैं, ठीक ना। इनका सारे शब्दों का अर्थ केवल होता है डरना, है ना। तो इन सारे शब्दों के अर्थ में कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक ना। इसमें उदाहरण लिख लीजिए, जैसे चोरात भयम, चोरात, या इसको चोरात भी कर दीजिएगा, चोराद भयम, ठीक ना। इसलिए इसको दोनों शब्दों को लिख लीजिए कि मान लीजिए आप चोरात जानते हो, चोराद न जानते हो, तो ये दोनों शब्द यदि आपके सामने आ जाएंगे तो आप जाने रहिएगा कि पंचमी है। जैसे पंचमी में बालक का शब्द क्या बनता है, अब आप कमेंट करके बताइए, हम उदाहरण बताते हैं। सभी से विशेष निवेदन, बालक का पंचमी में या राम का पंचमी में क्या बनता है, यदि आप जान जाएंगे तो इसमें पंचमी पकड़ लेंगे, ठीक ना। तो आपको ये काम करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आप कमेंट करिए तुरंत। इसका सामासिक पद बनेगा चोर भयम। क्या बनेगा? चोर भयम, ठीक ना। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? चोर से भय, है ना। चोर से भयभीत या डरा हुआ, ठीक ना। ये सारे अर्थ देता है। चोरात भयम या चोरात भयम। रागिनी पांडे जी, बालकेन तो तृतीया का होता है, बालकात होता है। देखिए, देखिए एक बार बुक को पलट लिया करिए, हाँ, रूप को सभी को एक बार देख लिया करिए। 2-3 बार यदि एक रूप को देखेंगे तो आपको एक एक शब्द में कहां कहां पर मिलता है, फिर आप उसी तरह से दूसरे शब्दों के साथ भिड़ाएंगे तो आपका सही होता जाएगा। कुछ जगहों पर मान लीजिए आपसे गलती हो जाएगी, लेकिन
करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, है ना, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल सही सही पहचानना शुरू कर देंगे, लेकिन पहले शुरुआत तो कीजिए आप, है ना। चौरात भयम, आगे चलें, जैसे व्याघ्रात भयम, व्याघ्रात भयम, तो यहां पर ता जो है इसको दा भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें, है ना। तो व्याघ्र से भय या व्याघ्र से डर, इसको समासिक पद लिख लीजिए, व्याघ्र भय, व्याघ्र भयम, व्याघ्र से डर, डरा हुआ कर दीजिए, ठीक ना। इस तरह से नोट कर लीजिए, व्याघ्रात भयम मतलब व्याघ्र से डरा हुआ, तो इसका समासिक पद बनेगा व्याघ्र भयम। व्याघ्र भयम में आपसे पूछेगा कौन सा समास है, तो भय आदि शब्द यदि आप जानते हैं तो उसमें पंचमी होती है, तो भय शब्द यदि आपको दिखाई देगा तो आप जान जाइए पंचमी तत्पुरुष समास है। यदि पंचमी तत्पुरुष ना दिया रहे, केवल तत्पुरुष दिया रहे, तो आप तत्पुरुष मार दीजिएगा, ठीक ना। किसी तरह आप गड़बड़ मत कीजिएगा, बस इतना कहना है हमारा, ठीक है। जैसे सिंघात भीता, सिंघात भीता, ठीक ना, सिंघात भीता, सिंह भीता, सिंह भीता, ठीक ना, सिंह से डरा हुआ। अर्थ ज्यादा जानना जरूरी नहीं है, बस जानना जरूरी ये है, समासिक पद जानना जरूरी और इसका विग्रह जानना जरूरी। सिंह भीता यदि आपसे पूछेगा किस समास का है, तो आप भय वाले शब्द, भय भीत भी, है ना, ये इतना याद रखें, भय भीत भी, भीति इस तरह से याद रखेंगे तो भय और भीत भी इस तरह कोई शब्द आएंगे तो आप जान लेंगे कि पंचमी तत्पुरुष समास है, ठीक है। आगे चलें, आयशशाह, आयशशाह भी, ठीक, आय शोभी, आयशोभी हो जाएगा, आयशशाह भी, आयशोभी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा अपयश से डर, अपयश से डर, ठीक है। पंचम्यंत कुछ और शब्द है, विशेष हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। पंचम्यंत विशेष शब्द, पंचम्यंत आपको पंचमी विभक्ति उसमें जानना पड़ेगा केवल, और उसमें आपको कोई सूत्र नहीं याद करना है, ना ही किसी विशेष शब्द से। वैसे सभी में यदि आप पंचमी विभक्ति यदि ढूंढ लेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी, वैसे आप उदाहरण बस केवल याद रखेंगे तो इतने में भी आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। सिंह से डरा हुआ, नमः संस्कृताय सर जी गौतम जी, ठीक है, देख लीजिए। जैसे दूरात आगता, दूरात आगता, दूरात में आपको पंचमी विभक्ति एक वचन मिलेगा, जैसे बालका तो इसे दूरात, है ना, तो दूरात आगता, तब इसका क्या बन जाएगा, ता को दा कर देंगे, संधि जब भी होगी तो ता को दा हो जाएगा, जस्ट तो संधि आपने पढ़ा, ता को दा हो जाता है, तो यहां पर इसका समासिक पद क्या बनेगा, दूरात आगता, ठीक ना, दूरात आगता। मतलब ये सारे शब्दों को आपको जानना रहेगा। दूरात में केवल पंचमी विभक्ति एक वचन है ना, दूरात आगता, ये जान लीजिए कि इसमें कौन सा समास है, दूरात आगता में पंचमी तत्पुरुष समास है। केवल इतने पदों को ये जानना है, ये कुछ पंचमी विभक्ति के विशेष शब्द हैं। जैसे अंतिकात आगता, अंतिकात आगता, है ना, अंतिकाद आगता, अंतिकादागता, ठीक ना। इस तरह से ये विशेष शब्द हैं, इनको आप सभी को याद कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। जैसे वृक्षात पतिता हो जाएगा, वृक्षात कहां का है, तो आपको
यदि तकार वाला वर्ण दिखाई दे किसी शब्द के साथ, ता लगा हो हलंत के साथ, तो आप जान लीजिए ये लगभग पंचमी विभक्ति में है। बहुलम मतलब ज्यादातर जगह पे आपको पंचमी मिलेगा। जैसे बालकात हो गया, वृक्षात हो गया, दूरात हो गया, अंतिकात हो गया, है ना। तो इस तरह से अभी जितने भी उदाहरण देखे आपने, स्वर्गात हो गया, बंधनात हो गया, तो ये सारे चोरात हो गया, ये सारे में तकार वर्ण अंत में आता है, तो आप समझ लीजिएगा कि ये पंचमी विभक्ति का है और पंचमी तत्पुरुष आप मार दीजिएगा, है ना। कारक में भी आपको इसी तरह पहचानना रहेगा। आप से पूछेगा किस कारक का है, तो आप जब विग्रह करना जानते रहेंगे तो आप मार दीजिएगा पंचमी का रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप जाने रहिए। वृक्षात पतितः, ठीक ना। इसका अर्थ क्या हो, ये समासिक पद हो जाएगा वृक्ष पतितः। वृक्ष पतितः मतलब वृक्ष से गिरा हुआ, दूरात आगता मतलब दूर से आया हुआ, अंतिकाद आगता मतलब अंदर तक समाया हुआ, ठीक ना। इस तरह से इसके अर्थ सारे निकलेंगे। आप बहुत परेशान मत होइए अर्थ के लिए, बस आपको क्या जानना है यहाँ पर पंचमी पर आपको फोकस करना, पंचमी को आपको जानना है, ठीक ना। बस इतनी सी बातें थी इसमें। थोड़ा सा विशेष शब्द इसके बारे में एक चीज आप जान लीजिए, नोट कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत हितकर है। विशेष नोट कर लीजिए, है ना। इसमें लिख दीजिए त्रात अर्थ, त्रात अर्थ में तृतीया, त्रात अर्थ में तृतीया पंचमी दोनों होती है। दोनों होती है, ठीक ना। त्रात का अर्थ हमने कल बताया था कि हरिणा त्राता मतलब हरि के द्वारा रक्षित, जो हरि के द्वारा रक्षा की गई है ना। तो उसमें त्रात का अर्थ आप जानते हैं रक्षार्थक है, तो ये शब्द आया है ना। तो त्रात का मतलब होता है रक्षा के लिए जो शब्द आए, है ना। तो रक्षा के लिए ये त्रात होता है, तो इसके अर्थ में तृतीया भी होती है और पंचमी भी होती है। तो ये जाने रहिएगा। जैसे एक सूत्र आपको कारक में मिलेगा, भी त्रार्था नाम भय हेतु। तो भी का मतलब तो आप जान लीजिए कि भी यदि शब्द आएगा तो आप पंचमी मारेंगे ही मारेंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। भी आएगा तो पंचमी मारेंगे, लेकिन त्रात आएगा तब आप क्या मारेंगे, त्रात आएगा तो आपको पंचमी भी मारना है और तृतीया भी देखना पड़ेगा, लेकिन आपको अर्थ निकालना पड़ेगा, तब अर्थ के हिसाब से आपको मारना पड़ेगा। एक सूत्र होता है भीत्रार्था नाम भय हेतु, नोट कर लीजिए इसको चाहे तो, भीत्रार्था नाम भय हेतु। ये आपको अभी कारक में मिल जाएगा, भय हेतु। पंचमी वाला जो कारक आप पढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा वहां पर, भी त्रार्था नाम भय हेतु। तो भी के अर्थ में तो पंचमी होगी, भी मतलब डरना, लेकिन त्रात अर्थ में रक्षा करने के अर्थ में पंचमी भी लग जाती है और तृतीया भी लग जाती है, ठीक ना। इतना आपको याद रखना है जी। जैसे इसका एक उदाहरण भी लिख लीजिए। जैसे हरिणा त्राता आपने पढ़ा ही है, हरिणा त्राता। हरिणा त्राता का मतलब क्या होता है, इसमें कौन सी विभक्ति, इसमें तृतीया हो गई, तृतीया विभक्ति है ना। लेकिन हरेह त्राता, हरे त्राता इसमें पंचमी हो जाएगी, ठीक ना, पंचमी हो जाएगी। तो ये चीजें, ये उदाहरण आप लिख लीजिएगा। त्रात अर्थ में तृतीया भी और पंचमी में। आपसे यदि पूछ लेगा कि त्रात अर्थ में कौन कौन सी विभक्तियां प्रयुक्त की जाती हैं, तो आप बताइएगा त्रात अर्थ में पंचमी भी होती है और तृतीया भी होती है। ये थोड़े थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये आपसे पूछ लेगा तो शायद कोई आपके साथ जो परीक्षार्थी हो वो ना जानता रहे, लेकिन आप एक एक नंबर आपको चुराना है, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हम आपको बताते चलते हैं कि इन चीजों पर यदि आप ध्यान रखेंगे तो एक नंबर से आपकी बढ़त हो जाएगी। क्योंकि कुछ ऐसा अटपटा और घुमा फिरा के पूछ ही लेता है कि आप फिर फंस जाते हैं ना। तो आपने हरिणा त्राता पढ़ा था तो अर्थ निकाल लेंगे, हरिणा त्राता होता है, तो आपको एक ऑप्शन में तृतीया दे दिया, एक ऑप्शन में चतुर्थी दे दिया, एक में पंचमी दे दिया, और एक ऑप्शन में तृतीया पंचमी दोनों दे दिया। तो आप तृतीया मार के निकल गए, तब आपका गलत हो जाएगा। पूरे ऑप्शन देखेंगे तो लास्ट वाले में यदि मान लीजिए तृतीया पंचमी दे, तो आप जिस ऑप्शन में भी रहे वो वाला ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा, तृतीया और पंचमी दोनों, ठीक ना। इस तरह से आपको करना है, किसी तरह से आपका कोई गलती ना हो, आप एक नंबर सभी से चुराते रहिएगा, बस ये कहने का मेरे मतलब है, ठीक ना। आगे चलें। षष्ठी तत्पुरुष समास।
षष्ठी तत्पुरुष समास हेडिंग डाल लीजिए, इसमें लिख लीजिए षष्ठी तत्पुरुष समास षष्ठी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद षष्ठी विभक्ति में हो। ठीक ना, षष्ठी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद षष्ठी विभक्ति में हो। यह समास प्रायः षष्ठ्यंत शब्दों के साथ होता है। ठीक ना, षष्ठी तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसका प्रथम पद षष्ठी विभक्ति में हो। ये वही पुरानी कहानी है कि जिस पहला पद जिस विभक्ति में रहे वो वही तत्पुरुष हो जाएगा। ये पुरानी कहानी है ना। यह समास प्राय षष्ठ्यंत शब्दों के साथ होता है, ये भी वही कहानी है। सभी में यदि जिस विभक्ति का जो शब्द अंत में दिखाई देता था वही हो जाता था, है ना। तो जैसे आपने कष्टापन्ना आपने पढ़ा था तो कष्टम आपको दिखाई दिया, तो कष्टम में क्या था, मकार ये दिखाई देता था, तो इससे द्वितीय आप जाहिर हो जाता था, आप द्वितीय पकड़ लेते थे। उसी तरह से इसमें से षष्ठ्यंत शब्द पकड़ लेंगे, है ना। तो इस तरह से आपको जानना रहेगा, ठीक है ना। बहुत कठिन नहीं है, बहुत परेशान होकर मत रहिएगा, आराम से सब कुछ हो जाएगा। बस ये है कि कुछ लोग होते हैं किसी दिन जैसे पहली क्लास हो और उनको ना समझ में आए, है ना, तो वो आए कि अरे बाप रे इतना कठिन है, तो पढ़ेंगे ही नहीं, फिर चले जाएंगे, है ना। तो हमने आपसे कल की क्लास में बताया कि हमारा जीवन जो है इस तरह से चलता है ना। तो कभी उतार और कभी चढ़ाव, तो उसी तरह हमारी क्लास भी है। किसी दिन आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए, किसी दिन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, तो उसके लिए आप भागिए बिड़ रहिए मत, है ना। आराम से पढ़िए, एक सीरियल में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक ना। कोई डाउट मत रखिएगा, आराम से पढ़िए। जैसे इसमें देख लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा, राज्ञः पुरुषः। ये राज्ञः पुरुषः ज्यादातर उदाहरण क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आपको बचपन से आपके सामने ये आता जाता रहता है ना। तो जो चीजें आपके व्यवहार में पड़ी रहती वो आपको तुरंत खटकने लगते, तुरंत पकड़ लेते हैं। तो राज्ञः पुरुषः आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो राज्ञः में षष्ठी है, आप जानते हैं राज्ञः में षष्ठी, पंचमी षष्ठी में ये विसर्ग वाला इस तरह से बन जाएगा। कई जगह आप देखेंगे सरित शब्द का देखेंगे तो सरिता बनेगा, है ना। तो इस तरह वाले भी देख रूप आप देखते चलिएगा, जहां जहां पर हम बताते हैं ये वाले शब्द आप पकड़िएगा। पकड़ने के लिए क्या करेंगे, आप जाकर जब यहां से क्लास बंद हो तो आप किताब खोलिएगा, तो ये विसर्ग वाला पंचमी और षष्ठी में देख लीजिएगा। यहां पर षष्ठी में प्रयोग हुआ लेकिन पंचमी में भी बनता है, तो दो जगह बनता है। इस तरह से आप हमेशा टिक मारते रहिएगा, उसको कलर कर लीजिए, गोला कर लीजिए। यदि प्रैक्टिस सेट है तो उसको ग्राउंड में बना लीजिएगा ताकि आपके हमेशा जहन में रहे, है ना। या फिर हाईलाइटर होता है उसको कलर कर दीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा। तो राज्ञः पुरुषः का क्या हो जाता है, राजपुरुषः हो जाता है। राजपुरुषः आपसे पूछता है ज्यादातर, तो राजपुरुषः में आप षष्ठी तत्पुरुष करते हैं। क्यों, क्योंकि आप यदि इसका सामासिक विग्रह करते हैं तो राज्ञः में आपको षष्ठी एक वचन दिखाई देती है, इस वजह से आप क्या करते हैं, षष्ठी तत्पुरुष मार देते हैं, है ना। इतनी सी बात थी इसमें, बस और कुछ यहाँ है नहीं। तो आप बस आगे देख लीजिए, जैसे नराणाम पति, नराणाम पति का मतलब इसका जो सामासिक पद हो जाएगा, पहले लिख लीजिए नरपति होता है, नरपति, है ना, नरपति हो जाएगा। तो नराणाम ये जानते हैं का आम राम साम। एक दिन हमने रूप का थोड़ा सा क्ल्यू बताए थे, ये पीछे वीडियो पड़ी होगी शायद, उस दिन दिखाई कम दे रहा था, फिर से किसी दिन बता देंगे। रूप का पूरा सातों विभक्ति में इस तरह से पहचानवा देंगे कि आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा, ये जिंदगी भर कभी आप रूप को आंख मूंद कर बता देंगे ये कहाँ का है। तो इस तरह से नराणाम आम राम साम कहाँ होता है, षष्ठी बहुवचन में होता है। तो इसमें बहुवचन कर तो क्या हो जाएगा, नरों का या मनुष्यों का, है ना, इस यही अर्थ निकलेगा। यदि एक वचन होता तो नरस से होता, तो मनुष्य का, और नराभ्याम होता वो नराणाम नरौ नरा, क्या इसका रूप जो चलता है एक वचन में रहेगा तो
मनुष्य का, है ना, द्विवचन में दो मनुष्यों का और बहुवचन में बहुत से मनुष्यों का, है ना। तो इस तरह से मनुष्यों का क्या, पति, मनुष्यों का पति, ठीक ना। ये अर्थ इसका निकलेगा नराणाम पति का, नराणाम षष्ठी का बहुवचन है, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए, या मनुष्यों का पति या मनुष्यों का स्वामी भी इसे कह सकते हैं, ठीक ना। बहुत परेशान मत होइएगा, अर्थ निकाल लीजिएगा। स्वामी का मतलब भगवान, जो मनुष्यों का स्वामी कौन है या पति कौन है, भगवान है ना। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। या फिर मान लीजिए अब तो राजा रजवाड़ा वाला काम खत्म हो गया, नहीं तो जिन गाँव में राजा होते थे तो मनुष्यों के जो स्वामी होते थे तो वो कौन होते थे, राजा ही होते थे, ठीक है ना। विद्याया आलयः, विद्याया आलयः, विद्याया कहाँ का रूप है, ये षष्ठी एक वचन का है। विद्याया कहाँ का है, षष्ठी एक वचन है। विद्या का घर, आलय मतलब क्या होता है, घर, तो क्या हो जाएगा, विद्या का घर। इसका समासिक पद बन जाएगा विद्यालय बन जाएगा, ठीक ना। इतनी बात जानना था। ये षष्ठी का है, इससे आप अर्थ निकालेंगे तो समझ में आ जाएगी ये कहाँ का है, षष्ठी का है कि किस वचन का है ना। तो इस तरह से आप जाने रहेंगे तो ये बहुवचन में है, ये एक वचन का है, इस तरह से जान लीजिए, बहुत आसान आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज की कक्षा को बस अब यहीं पर रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे। क्यों, आपका मूड नहीं है क्या? अच्छा, आपस में आप लोग खूब मज़ा लेते रहते हैं, ठीक है, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई भी कीजिए। मनुष्यों का पति भगवान है, जी बिल्कुल। आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, कल की कक्षा में फिर से मिलेंगे।